हाय एवरीवन, दिस इज प्रिंस राजपूत एंड यू आर वाचिंग सीबीएसई गुरु। आज हम बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के सेकेंड पार्ट, दैट इज रेस्पिरेशन। आज हम रेस्पिरेशन के बारे में जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो रेस्पिरेशन के बारे में बहुत से फैक्ट्स हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो उस फैक्ट्स को जानने के लिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। ओके राइट। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन को हम दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने डाइजेशन में देखा था कि फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, लेकिन डाइजेशन के पीछे का जो मिस्ट्री था वो हमने नहीं देखा था, क्योंकि वहां पे उस चीज का कोई भी मेंशन नहीं था। राइट। तो यहां पे हम रेस्पिरेशन में उस चीज को देखेंगे। और ये जो पार्ट है ना, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि यह आपकी बॉडी के बारे में है। और ऑब्वियस सी बात है कि यह थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। राइट। तो हम देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन को कैसे डिफाइन करें। रेस्पिरेशन को आप दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हो। जैसे अगर हम डेफिनेशन को देखें तो यहां पे जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है कि द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। यानी कि जो प्रोसेस होता है फूड से एनर्जी को रिलीज करने का, उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब इसको आप थोड़ा सा और एक्सटेंड करके, थोड़ा सा और बढ़ा के आप इसको अच्छे तरीके से बोल सकते हो कि द फिनोमेनन इन विच एनर्जी रिलीज्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, दैट इज फूड, फॉर सेलुलर यूज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। राइट। तो दो तरीके से, मतलब यह एक फेनोमेनन है जिसमें एनर्जी रिलीज होता है। कब? जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। मैं आपको बता दूं यहां पे कि ऑक्सीडेशन क्या है। राइट। अगर आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन नहीं पढ़े हो तो यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी मैं बता देता हूं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ग्लूकोज के साथ ऐड होना। ओके। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन ऐड हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। राइट। तो ग्लूकोज यानी कि फूड से ऑक्सीजन जुड़ता है तो उस ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और जब ऑक्सीडेशन होता है तो फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है और वहां से एनर्जी रिलीज हो जाता है, और उस एनर्जी को सेल्स यूज करते हैं फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। राइट। अब इसका रिएक्शन क्या है? रिएक्शन के फॉर्म में हम इसको कैसे शो अप कर सकते हैं? यहां पे आप देख रहे हो कि जो C6H12O6 है वो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्म है। राइट। केमिकल फॉर्मूला जिसको आप बोलते हो या रिप्रेजेंटेशन, वट एवर यू से। एंड दिस वन इज द O2। राइट। ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों एक साथ मिल रहे हैं, यानी कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। और साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या फॉर्म हो रहे हैं? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर है। राइट। CO2 जिसको हम एक्सहेल कर देते हैं, H2O जो एज अ स्वेट या इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बाहर निकल जाता है हमारे बॉडी से। देन आफ्टर ATP फॉर्म होता है। जैसे कि हम जानते हैं ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वहां पे हमने देखा था डाइजेशन में। ओके। तो यह एनर्जी बन के रिलीज होता है। कब यह एनर्जी रिलीज होता है? जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। राइट। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और पॉइंट्स देख लेते हैं कि इसके बारे में और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। दैट इज अबाउट रेस्पिरेशन। तो यह क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस विच इनिशिएटेड इन साइटोप्लाज्म एंड कंप्लीटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। आप तो जानते हो ना कि साइटोप्लाज्म क्या होता है और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। ओके। तो ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो किस में स्टार्ट होता है? साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में स्टार्ट होता है। राइट। और कंप्लीट हो जाता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया तो आप जानते हो पावर हाउस ऑफ द सेल, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो, इजंट इट? तो यहां पे ये जो टर्म है ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन में ला सकता है। दैट इज द बायोकेमिकल। बायोकेमिकल का मतलब यह है कि वैसा रिएक्शन जिसमें कोई एक लाइफ सपोर्टिंग फैक्टर, लाइफ सपोर्टिंग सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो। जैसे लाइफ सपोर्टिंग सब्सटेंस क्या हो सकते हैं? जैसे ATP सेल को सपोर्ट करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, तभी सेल वर्क करते हैं। और जब सेल वर्क करते हैं तो इन दैट केस वो ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे अलाइव रहता है। राइट। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं जी? बायोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। ओके।
ये जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो कहां पे होते हैं? सेल में। मतलब जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो साइटोप्लाज्म में स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है, राइट। इट अकर्स इनसाइड द सेल ओनली, मतलब ये सेल के अंदर होता है। अब यहां पे देखो आप, तो साइटोप्लाज्म जो है वो कहां होता है? सेल के अंदर होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अंदर ही होगा। इट अकर्स इनसाइड द सेल ओनली, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, क्योंकि यह सेल के अंदर हो रहा है। अगर सेल के आउटसाइड होता तो हम इसको सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं बोलते, लेकिन यह सेल के अंदर हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। अब यहां पे आपको एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा ब्रेन में कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस है, क्या ये दोनों टर्म्स जो है वो एक ही है या अलग अलग है, राइट। तो आगे हम उसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे कि वो क्या है, कैसे है। तब तक हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। ओके, एनर्जी रिलीजेस इन दिस प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एनर्जी करेंसी जिसको बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, which is utilized to carry out biological function that is essential for life processes। यानी कि रेस्पिरेशन प्रोसेस के बाद से जो एटीपी, जो एनर्जी रिलीज होता है, वह सेल क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं फॉर देयर बायोलॉजिकल फंक्शन। बायोलॉजिकल फंक्शन का मतलब क्या है? जैसे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, नए सेल्स को फॉर्म करने के लिए, सेल ग्रोथ को कंटिन्यू करने के लिए, सेल डिवीजन को, मैनी मोर फंक्शन के लिए उस एनर्जी का क्या होता है? यूटिलाइजेशन होता है। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है? जो लाइव प्रोसेसेस होता है वो कंटिन्यू होते हैं, राइट। क्योंकि ये जो एनर्जी है इस लाइव प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब यहां पे हमको नोट में देखना है ब्रीदिंग। मैंने बोला था ना कि क्या रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों सेम टर्म है, ये दोनों सेम है, दोनों का डेफिनेशन सेम है? तो ऐसा नहीं है, दोनों अलग है, राइट। ब्रीदिंग एक्सटर्नल है, आउटसाइड टू द सेल है। वहां पे हमने देखा था ना सेलुलर रेस्पिरेशन, अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन, और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? ब्रीदिंग बात कर रहे हैं। यानी कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वह सेल के अंदर होता है, इसलिए हम उसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये ब्रीदिंग जो सेल के अंदर नहीं होता, सेल के बाहर होता है, राइट। तो अब हम डिफाइन कर लेते हैं कि ब्रीदिंग क्या होता है। तो द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन that is O2 from air and releases CO2 that is carbon dioxide is called breathing। यानी कि ब्रीदिंग क्या है? एक मैकेनिज्म है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, चाहे वो छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या बड़ा हो, कोई भी हो, वो क्या करता है कि ऑक्सीजन अपने बॉडी के अंदर लेता है थ्रू देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके, और CO2 बॉडी के बाहर रिलीज करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं। यहां तक जो मैं अभी पढ़ाया वो तो क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे सेंड कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं। ब्रीदिंग का हम टाइप्स नहीं पढ़ रहे, हम रेस्पिरेशन का टाइप पढ़ रहे हैं। ओके, अब तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया ना कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग क्या है। ओके, ब्रीदिंग में एनर्जी रिलीज नहीं होता है, रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होता है, राइट। तो दो तरह के होते हैं रेस्पिरेशन। देयर इज टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एक एरोबिक होता है और दूसरा अराबिक नहीं, एरोबिक, और दूसरा एनएरोबिक। ओके, तो ये क्या है, हम इनके बारे में फर्दर डिस्कस कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होते हैं। तो रेस्पिरेशन दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक, एयर के प्रेजेंस में, राइट। और एयर में क्या होता है? रिच ऑक्सीजन होता है, राइट। तो इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम डिफाइन करें तो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसे होगा कि रेस्पिरेशन दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, आप बोल सकते हो, इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि एरोबिक का मतलब ये है प्रेजेंस ऑफ एयर। ओके, तो सेकेंड जो पॉइंट है दैट इज अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन ओनली, कि इट टेक्स प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि इसका जो प्रोसेस होता है, होल प्रोसेस, वो कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके, most of the living organisms carry out aerobic respiration by using O2 of air, यानी कि बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे
वो उसमें से बहुत से ज्यादा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन को कैरी आउट करते हैं, और आप बोल सकते हैं कि उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब ये जो इसके बाद वाला जो पॉइंट है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप इसको VVI भी बोल सकते हो। C6H12O6 प्रोड्यूसेस 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, यानी कि एक मॉलिक्यूल जो होता है ग्लूकोज का वह 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी रिलीज करता है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 30.5 किलो जूल और 7.3 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। ओके, तो आप देख सकते हो कि एक जो मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है एनर्जी, राइट। अब हम देख लेते हैं सेकेंड के बारे में। जो लास्ट पॉइंट है इसका वो है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन दिस प्रोसेस, यानी कि जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का वो इसी प्रोसेस यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ही कंप्लीट होता है। ओके, अब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन है उसका हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि एक्चुअली जो वहां पे हमने अभी देखा तो उसको हम रिएक्शन वाइज देख ले कि एक्चुअली क्या होता है, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग एरोबिक रिएक्शन, तो आप इसको कुछ ऐसे एक्सप्लेन करोगे। तो यहाँ पे कपल ऑफ स्टेप्स ऑकर ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। तो स्टेप 1 में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट और पायरुविक एसिड, यानी कि ग्लूकोज ब्रेक होता है और पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है, राइट, बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से जो ग्लूकोज है वह ब्रेक हो जाता है, यानी कि ग्लूकोज से चेंज हो जाता है किसमें, पायरुविक एसिड, जिसको हम पायरुवेट के नाम से भी जानते हैं, राइट। अगर हम इसको केमिकली देखें रिएक्शन वाइज तो यह कुछ ऐसे होता है। C6H12O6 जो ग्लूकोज होता है आप जानते हो, राइट, और यहां पे ये जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज 2CH3COCOOH, यह किसके लिए है, पायरुवेट और पायरुविक एसिड, यानी कि फर्स्ट स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से, राइट, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और यह जो इनिशिएट हमने देखा था ना वहां पे जो रेस्पिरेशन है वो कहां पे इनिशिएट होता है, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है चाहे वो एरोबिक हो या एनारोबिक हो वो कहां पे इनिशिएट होता है, साइटोप्लाज्म में इनिशिएट होता है। ओके, तो ये जो फर्स्ट स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का वो स्टार्ट हो जाता है साइटोप्लाज्म में, राइट। अब हम देख लेते हैं कि स्टेप 2 में क्या होता है। ओके, तो यहां पे स्टेप 2 में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ CO2 H2O एंड ATP, यानी कि सेकेंड स्टेप इज द फाइनल स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, वहीं पे कंप्लीट होता है, राइट। यहां पे CO2 एज द बाय प्रोडक्ट, H2O एज द बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाते हैं बॉडी से। ओके, और क्या बच जाता है आपका, जो ATP है दैट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो ATP क्या होता है, रिलीज होता है और सेल उसको यूटिलाइज करते हैं, राइट। यानी कि जो पायरुवेट है उससे फॉर्म होते हैं CO2 H2O और ATP कहां पे होता है, या सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फाइनल स्टेप है वह सेल के किस पार्ट में होता है, इन विच पार्ट ऑफ द सेल एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस, तो आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके, यहां पे लिखा गया इन द प्रेजेंस ऑफ O2, इन द प्रेजेंस ऑफ O2, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे ऑक्सीजन होगा ही होगा, राइट। अब हम इसको रिएक्शन वाइज देख लेते हैं स्टेप 2 में ये कैसे रिएक्शन के फॉर्म में इसको शो अप करें। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या है, पायरुविक एसिड है, क्योंकि ग्लूकोज ऑलरेडी चेंज हो गया किसमें, पायरुविक एसिड में। अब इस पायरुविक एसिड यानी कि पायरुवेट का क्या होना है, ब्रेक डाउन होना है, और जैसे ये ब्रेक डाउन होता है तो क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, H2O फॉर्म होता है और 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP रिलीज हो जाते हैं, और इसी 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP को सेल क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं फॉर देयर फंक्शन, ओके, और टू कैरी आउट देयर फंक्शन। तो ये है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, आप इसको जब फर्स्ट टाइम देखोगे ना तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके अच्छा से समझ लो, फिर पीछे जाओ, रिवर्स में जाओ, रिवर्स गियर लगाओ, वहां पे देखो, फिर से आगे आओ,
तब जाके यह कंसेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा यह समझ में नहीं आता है, राइट। मुझे भी नहीं आया था, मैं इसको एक बार दो बार देखा था, तब इस समझ में आया था ड्यूरिंग माई स्टूडेंट लाइफ। ओके, अब यहाँ पे नोट में, वहां पे मैंने नहीं बताया कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। यहाँ पे व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस है कि द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और चेंज हो जाता है किसमें, पायरुविक एसिड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। इसके साथ साथ एक और प्रोसेस होता है, एक और साइकिल उसमें चलते रहता है, जिसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। जैसे हमने फोटोसिंथेसिस में देखा था ना, मेल्विन कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल, ओके, जिसको हमको क्लास 10 में उतना नहीं पढ़ना है। अगर हम जब हमारा ये फाउंडेशन लेवल का नोट्स कंप्लीट हो जाएगा, अभी जितना हम बात कर रहे हैं ना, जैसे न्यूट्रिशन के बारे में बात करा, तो ये जितना भी है हमारा, ये फाउंडेशन लेवल का है, राइट, ये आपके बोर्ड लेवल का है। अब इसके बाद से जो इसका वर्जन 2 आएगा, वो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल का होगा, यानी कि जैसे एनटीएससी क्रैक करना हो, राइट, किसी अच्छे स्कूल के लिए, अगर आपको स्कूल या कॉलेज आप बोल सकते हो 11th 12th में जाओगे, तो वहां पे अगर आपको एग्जाम देना है, एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो वहां पे आपको हाई लेवल पे आ जाते हैं। तो हाई लेवल का स्टार्ट होगा, इसका जो फेज 2 होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फाउंडेशन कोर्स, राइट। तो यहां पे क्रैब साइकिल क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो क्रैब साइकिल के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है क्लास 10th में, फाउंडेशन लेवल पे। अगर आपको ज्यादा जानना है तो आपको उसके लिए वेट करना होगा, या मैं नोट्स डालूंगा जब इसका, तो आपको वहां से मिल जाएगा, राइट। तो क्रैब साइकिल क्या है, मैं आपको बता दूं कि द स्टेप वाइज साइक्लिक प्रोसेस which is used to oxidize the pyruvate which is formed during the glycolytic breakdown of glucose into CO2 and H2O is called Krebs cycle। यानी कि जो स्टेप वाइज साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, पायरुवेट भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसके साथ साथ ग्लाइकोलाइटिक ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का, जिससे CO2 H2O फॉर्म हो रहा है, उसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज हो रहा है। तो यह किसके अंदर होता है, क्रैब साइकिल के अंदर होता है, राइट। यहाँ पे जो क्रैब है वो कोई क्रैब नहीं, केकड़ा नहीं है, राइट। यह एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस साइकिल को मतलब इस प्रोसेस को देखा था कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जब एनर्जी रिलीज होता है तो कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं, राइट। तो नो नीड टू वरी अबाउट इट, यू विल फर्दर स्टडी अबाउट इट। तो लेट्स टॉक अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है, हम अभी तक बात कर रहे थे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वह जस्ट अपोजिट टू द एरोबिक रेस्पिरेशन है। कैसे, फर्स्ट लेट्स डिफाइन कि द रेस्पिरेशन व्हिच टेक्स प्लेस विदाउट O2 इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि वैसा रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन का वैसा टाइप जो ऑक्सीजन के बिना हो, मतलब जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे ऑक्सीजन है ही नहीं, बहुत ही लिटिल अमाउंट में ऑक्सीजन हो, ओके। एनारोबिक कहने का मतलब है कि जो ऑक्सीजन है ना वो लिटिल अमाउंट में हो। जैसे होता है ना, अगर आप डिटॉल के एड को देखें तो क्या देता है वहां पे कि डिटॉल किल्स 99.9% ऑफ माइक्रोब्स और जर्म्स व्हाटएवर यू से, लेकिन 0.1% नहीं बोला जाता है, ओके। तो वैसे ही है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है कि यह ऑब्सेंस ऑफ एयर, बोलने का मतलब है कि वहां पे ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है वो बहुत 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 ही कम होता है, यानी कि नेग्लेजिबल होता है, राइट। तो ये जो रेस्पिरेशन ये टेक्स प्लेस होता है कब, O2 के अब्सेंस में, विदाउट O2, मतलब ये कहने का अलग सेंस है, लेकिन वहां पे ऑक्सीजन क्या होता है, बहुत ही लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, यानी कि साइटोप्लाज्म में इनिशिएट भी होता है और वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। फर्दर यह माइटोकॉन्ड्रिया के पास इस प्रोसेस को नहीं ले जाया जाता है, यानी कि यह साइटोप्लाज्म में ही इनिशिएट होता है और साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे इसका जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं कि रिएक्शन कैसे होता है। तो इसके रिएक्शन में भी कपल ऑफ स्टेप्स होते हैं, राइट। तो स्टेप 1 में क्या होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज फॉर्म पायरुवेट, यानी कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन में फर्स्ट स्टेप हो रहा था वैसे यहाँ पे भी हो रहा है। फर्स्ट क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज है
उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि वहां पे लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, राइट। वो क्या करते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं, जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, और वहां से फॉर्म हो जाता है आपका क्या, पायरुविक एसिड और पायरुवेट। ओके, अब इसके बाद से अब यह माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं जाता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं होता है। तो स्टेप 2 में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल एज एन इन प्रोडक्ट इन द साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म में ही इंड प्रोडक्ट के रूप में क्या बन जाता है, इथेनॉल बन जाता है। और इथेनॉल क्या है, एक अल्कोहल है, राइट। क्या है, अल्कोहल है। और जब अल्कोहल का फॉर्मेशन होने लगता है तो हमको थोड़ा सा नींद जैसा फीलिंग आने लगता है, राइट, स्लीपी फीलिंग आने लगता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या ये पायरुविक एसिड है, और पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, यह 2C2H5OH, ये जो C2H5OH है वह इथेनॉल का क्या है, केमिकल फार्मूला है। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होते हैं, और बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होता है, दैट इज अबाउट 2 ATP, राइट। 2 ATP, वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP रिलीज हो रहे थे सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से, लेकिन यहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऐसा नहीं हो रहा, बहुत ही कम एनर्जी रिलीज हो रहा है, राइट। तो एनर्जी रिलीज करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में नहीं होता है। ओके, समटाइम्स क्या होता है ना कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि सबसे पहले क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है ग्लूकोज का, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और यही पायरुविक एसिड यहाँ पे जो इथेनॉल बन रहे हैं वो इथेनॉल नहीं बन के, यानी कि अल्कोहल ना बन के क्या बन जाते हैं, एसिड बन जाते हैं। कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड। ओके, और लैक्टिक एसिड के साथ साथ 2 ATP, जैसे यहाँ पे 2 ATP रिलीज हो रहा है वैसे यहाँ पे भी 2 ATP रिलीज होते हैं। ओके, यह कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। अब अंडर नोट पॉइंट एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमको क्या पढ़ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, जिसको आप क्लास 7 या 8 में पढ़ लियो ऑलरेडी। जैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, यानी कि ईस्ट में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ईस्ट तो आप जानते ही हो, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ओके, तो फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें ईस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करते हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं, और जब ब्रेकडाउन करते हैं तो क्या होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। जो बियर वगैरह, ब्रांडी वगैरह जो बनाया जाता है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही बनाए जाते हैं, और उस प्रोसेस के लिए हम यूज करते हैं किसको, ईस्ट को यूज करते हैं, राइट। अब इसको घर पे ही बना सकते हो, घर पे बियर बना सकते हो, लेकिन बनाना नहीं, ठीक है, क्योंकि बिहार है और बिहार में बियर बंद है। और एज ए स्टूडेंट आप इसको लैब में कर सकते हो, बट घर पे नहीं करना, ठीक है। ओके, देन लेट्स टॉक। नहीं तो बोलोगे सर क्या क्या बताते हैं आप, है ना, कल को पकड़े जाओगे तो बोलोगे सर बता रहे हैं कि सर ही तो बोले थे बियर बनाना ये सब। ओके, लिव दैट ऑल थिंग्स दिस थिंग्स। तो जो जितने बियर होते हैं, ब्रांडी होते हैं, ओके, अल्कोहल जितने जितने भी तरह के होते हैं वह इससे ही बनाए जाते हैं। ओके, क्योंकि मटेरियल्स का जो फूड मटेरियल्स होते हैं, चाहे वो फ्रूट हो या फूड मटेरियल हो, तो उसको क्या किया जाता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट से फर्मेंटेट किया जाता है, यानी कि उस ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद से पायरुविक एसिड बनता है, और देन एंड देन क्या बनता है हमारा, इथेनॉल बनता है, दैट इज द अल्कोहल। और उसके साथ साथ 2 ATP एनर्जी का भी रिलीजिंग होता है, राइट। यह किसके केस में होता है, ईस्ट के केस में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर समटाइम्स इन ह्यूमन मसल्स, यानी कि हमारे बॉडी में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है कभी कभी। कब होता है, ड्यूरिंग विगोरस फिजिकल एक्सरसाइज। विगोरस फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है कि अचानक से बहुत ज्यादा अगर हम एक्सरसाइज कर लें, बहुत ज्यादा वर्क कर लें, तो हम उसको बोलते हैं फिजिकल, विगोरस फिजिकल एक्सरसाइज। यानी कि उस समय आपका जो मसल्स हैं वो ज्यादा स्ट्रेच हो जाए, ज्यादा इरिटेट हो जाए, तो उस केस में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। कहां पे, हमारे मसल्स में होते हैं, राइट। तो इसका जो वर्ड फ्लो रिएक्शन है वो क्या है, ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लूकोज टूटता है, क्या बनाता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, ओके, और उसके बाद से बन जाता है लैक्टिक एसिड। ध्यान रहे ये जितना भी हम देख रहे हैं ना एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर देख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में
क्या नहीं होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, राइट, वो साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है। तो जब भी आप एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे ना, तो टिल लास्ट आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि जो प्रोसेस है, होल प्रोसेस एनारोबिक रेस्पिरेशन का, वो कहां पे कंप्लीट हो रहा है? साइटोप्लाज्म में कंप्लीट हो रहा है। तो लेट्स बैक टू दिस टॉपिक। जब हम फिगोरस फिजिकल एक्सरसाइज यानी कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो उस केस में क्या होता है? ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है, और उस ग्लूकोज से क्या फॉर्म होता है? पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और जब ऑक्सीजन कम होता है तो उस पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया तक फॉरवर्ड नहीं किया जाता है, और साइटोप्लाज्म में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और यही रीजन है कि जो एथलीट्स होते हैं उनके मसल्स में क्रैम्प आने लगते हैं। यानी कि क्रैम्प मतलब क्या बोले? ऐंठन आने लगता है। या हम भी अगर कभी काम करें, ज्यादा एक्सरसाइज कर लें, तो हमारे मसल्स में क्रैम्प आने लगते हैं, ऐंठन होने लगता है, और बहुत ही यह पेनफुल होता है। ओके, तो आप इसका रीजन जान गए। आप ये क्वेश्चन हमेशा पूछा भी जाता है, इवन बोर्ड में भी पूछा जाता है कि जो एथलीट्स होते हैं उनके मसल्स में, लेग मसल्स में क्रैम्प क्यों आते हैं? तो यही रीजन है, क्योंकि वहां पे क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उनके मसल्स में, और ड्यू टू दैट किसका फॉर्मेशन होता है? लैक्टिक एसिड का। और जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है? मसल्स में क्रैम्प आने लगते हैं। तो ये अभी हम टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, राइट? प्लांट्स कैसे रिस्पायर करते हैं? क्या प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं? थोड़ा सा सोचने वाली बात है, राइट? अभी हम वहां पे देख रहे थे, यार प्लांट्स तो CO2 लेते हैं, तो क्या प्लांट्स रिस्पायर कर सकते हैं? तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। प्लांट्स रिस्पायर करते हैं, कैसे करते हैं हम आपको बताते हैं आगे। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर थ्रू देयर डिफरेंट पार्ट्स, मतलब प्लांट्स की बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और उसी डिफरेंट पार्ट्स से, उसमें से कुछ ही पार्ट से प्लांट्स क्या करते हैं? रेस्पिरेशन प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। जैसे कि थ्रू रूट्स, रूट्स के थ्रू भी प्लांट्स क्या करते हैं? रेस्पिरेशन प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। और ध्यान रहे, रेस्पिरेशन हो रहा है ना, तो रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर जा रहा है। फोटोसिंथेसिस जब होता है ना, तो प्लांट्स CO2 की यूटिलाइज करते हैं, बट रेस्पिरेशन के समय प्लांट्स किसका यूटिलाइज करते हैं? ऑक्सीजन का। और ऐसा नहीं कि वो अपने बॉडी से यूटिलाइज करते हैं, नहीं, पहले वो रिलीज करते हैं एटमोस्फेयर में, और एटमोस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को जैसे हम लोग लेते हैं वैसे प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं, राइट? तो रूट्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में बाय रूट हेयर्स, राइट? यहां पे आपको डायग्राम दिखाया जा रहा है, यहां पे रूट है, रूट हेयर्स है, और रूट हेयर्स और रूट के साइड में क्या है? सॉइल पार्टिकल्स हैं, और सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एयर स्पेसेस हैं, और इसी एयर स्पेस से जो रूट हेयर हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेते हैं और रेस्पिरेशन प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। ओके, उसके बाद से स्टेम के थ्रू भी जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं, क्योंकि स्टेम में भी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेंटिसेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंटिसेल्स बोलते हैं, राइट? तो यहां पे डायग्राम में आप देखोगे, ये बार्क है, छिलका जिसको आप बोलते हो, और इसी के बीच में क्या होता है? होल होते हैं छोटे छोटे, राइट? इसको आप देख सकते हो, पेड़ किसी भी प्लांट्स को आप ध्यान से देखोगे तो वहां पे छोटे छोटे होल्स होते हैं। अब डायरेक्टली होल तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो बार्क फटे होते हैं ना जहां पे, वहीं पे बीच में लेंटिसेल्स होते हैं, तो उसके थ्रू भी वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं? अपने बॉडी के अंदर रिसीव करते हैं, राइट? जो थर्ड है, दैट इज यू हैव स्टडीड ऑलरेडी, एंड दैट इज थ्रू लीव्स, यानी कि लीव्स के थ्रू भी प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज होता है बाय स्टोमेटा। आप तो जानते हो कि स्टोमेटा क्या होता है, वहां पे फोटोसिंथेसिस में आपने देखा था, राइट? तो लीव्स के थ्रू भी प्लांट्स में क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है, यानी कि गैसियस एक्सचेंज होता है, और इसको कैरी आउट करने में हेल्प कौन करता है? तो एस्टोमेटा करते हैं, राइट? यहां पे आप देख सकते हो ये लीफ है, और लीफ में यहां पे क्या अंडर सरफेस पे एस्टोमेटा है। एस्टोमेटा में जैसे गार्ड सेल होते हैं, वही क्या करते हैं? एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। ओके, तो गैसियस एक्सचेंज यहां से कैरी आउट किया जाता है। अब हमको पढ़ना है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सेकेंड पार्ट में। और सेकेंड पार्ट में आई थिंक respiration in animals, respiration in human beings will be completed. ओके, तो कैसा रहा ये सेशन?
आप इसको कमेंट करके बताएं कितना समझ रहे हो आप, कितना ऑनलाइन स्टडी को आप इंजॉय कर रहे हो, कितना समझ में आ रहा है, राइट। तो आप इसको कमेंट करके बताएं जरूर। इस पार्ट का जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक वहां पे दिया जाएगा, और उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो इसका नोट्स मिल जाएगा, आप वहां से लिख लेना या डाउनलोड करके आप उसको रख सकते हो, राइट। तो क्या क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, अभी जो आपने रेस्पिरेशन स्टार्ट किया, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा, ओके। एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में आप रिएक्शन जो देख रहे थे उसको आप प्रैक्टिस कर लो। कोई क्वेश्चन होता है, अराइज होता है, ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन वहां से अराइज होगा ही होगा, राइट। अगर आप अराइज नहीं कर पाते हो दैट मीन्स कि आप अच्छा से वीडियोस को नहीं देखे हो, नहीं पढ़े हो अच्छा से, ओके। मैं उसको सेकेंड पार्ट में बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकते थे, राइट। तो कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें बाय डिफॉल्ट ऑफ यूट्यूब, राइट। क्योंकि आपके ये जो लाइक्स हैं वही हमको मोटिवेट करते हैं, यस दे रियली वांट टू नो मोर अबाउट इट, ओके गाइस। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।